तो सबसे पहले अगर साउंड वेव्स की बात की जाए तो अभी हमने पढ़ा है स्ट्रिंग वेव्स, और हमें पता है कि स्ट्रिंग वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और इन्हें ट्रांसवर्स वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं, या जिसे हम कह सकते हैं मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी ऑसिलेट कर रहे होते हैं। यानी जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सभी लोग क्या कर रहे थे, एसएचएम कर रहे थे। लेकिन साउंड वेव को जो हम बताते हैं, साउंड वेव होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव अगेन ये एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव होने का मतलब क्या हुआ कि इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपोगेशन के लिए। बिना मीडियम के ये प्रोपोगेट नहीं कर सकती, यानी कि वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकती। तो पहली चीज तो यही हो गई कि इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, रिक्वायर्स मीडियम, मैकेनिकल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया पार्टिकल्स, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेट along propagation of energy, along direction of propagation of energy of energy। तो यही मेन डिफरेंस होता है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। अब होता क्या होगा, अब मान लो आपके पास मीडियम है जिसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और आपके पास एक सोर्स है, ये साउंड का सोर्स है। अब ऑब्वियसली साउंड का सोर्स जिस तरह का ऑसिलेशन कर रहा होगा उसी तरह से ऑसिलेट करेंगे मीडियम के पार्टिकल्स। तो साउंड का जो प्रोपगेशन होता है वो वेरिएशन इन प्रेशर की वजह से होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। प्रेशर एटमॉस्फेयर या जो भी आपका मीडियम है उसके अंदर प्रेशर चेंज होगा तभी साउंड का प्रोपगेशन हो सकता है। समझ आई बात। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक साउंड का सोर्स था, जैसे आपने स्पीकर अगर देखा हो, ठीक है, तो स्पीकर का जो फ्रंट होता है, ठीक है ना, जो मैश टाइप का होता है, तो जब आप कोई गाना वगैरह चलाते हो तो हल्का हल्का वो ऑसिलेट करता है। देखेंगे अगर हम, तो ये अगर हमारा सोर्स है तो ये अगर इस तरह से ऑसिलेट करे मीडियम के अंदर, तभी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी ऑसिलेशन कर रहे होते हैं। अब देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, आप अपने सोर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम कराते थे वाई एक्सिस पे, इसलिए सारे पार्टिकल्स उसे कॉपी करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद करते थे, और वो सभी भी किस में घूमते थे, परपेंडिकुलर में घूमते थे, ठीक है ना, ऑसिलेट करते थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें साउंड में क्या होगा, तो क्योंकि सोर्स ही हमारा कैसे ऑसिलेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो मीडियम के पार्टिकल्स भी इसी तरह से ऑसिलेट करते हैं। समझ आ रही है बात। तो सभी मीडियम पार्टिकल्स की एक मीन पोजीशन होगी, पर उनके ऑसिलेशन की डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी का प्रोपगेशन हो रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। डायग्राम में आप अंतर समझ पा रहे हो, वहां पे मैं एनर्जी अगर इस तरह से v वेलोसिटी से आगे बढ़ता हुआ दिखाता था तो मीडियम के पार्टिकल्स को उससे परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर इसका डायग्राम हम रिप्रेजेंट करें, इफ y इज द डिस्प्लेसमेंट, y is the displacement of medium particles from mean position, ठीक है ना। तो कोई भी एक पार्टिकल अगर मैं चूज कर लूं, मान लूं कि यहां से कोई x डिस्टेंस आगे मैं जा रहा हूं और यहां एक मीडियम का पार्टिकल मैं चूज कर रहा हूं, तो उसकी मीन पोजीशन हो गई x नॉट, जो भी डिस्टेंस पे आप गए हो। अब वो क्या कर रहा होगा, इस मीन पोजीशन से पीछे आता होगा और इस मीन पोजीशन से आगे जाता होगा, और इस तरह से वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। मैं कह सकता हूँ ये माइनस ए हो गया, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, और ये प्लस ए हो गया। ऐसा हर पार्टिकल के लिए हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो अब ये बात समझना कि इसी को मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, उसे मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो y जो मैक्सिमम वो जाता है, क्योंकि x हमने यहां यूज कर लिया ना, इसलिए मैं x यूज नहीं कर रहा डिस्प्लेसमेंट के लिए, मैंने टर्म यूज कर ली है y। अब कुछ लोग कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं कि हम जब y लिख रहे हैं इसका मतलब पार्टिकल y एक्सिस पे चल रहा है। नहीं, पार्टिकल y एक्सिस पे नहीं चल रहा है, मैं उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को y कह रहा हूं, और ये किसके अलोंग है, अलोंग प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी ही है। इससे क्या होगा, डायग्राम बनाने में आसानी होगी अगर हम इसका कर्व प्लॉट करने की कोशिश करें इस तरह से।
तो ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मेरा मतलब है कि जो भी पार्टिकल मुझे चुनना है वो इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब उसका डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग एक्सिस ही होने वाला है, लेकिन उसे मैं प्लॉट करूंगा यहां वर्टिकल लाइन पे। तो ये इन सभी की मीन पोजीशन है। राइट में जाने का मीनिंग है प्लस वाई में जाना, इसका मतलब है राइट में जाना, अपनी मीन पोजीशन से राइट में जाना। सिमिलरली नीचे जाने का मतलब है लेफ्ट में जाना। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये ऊपर और नीचे जा रहे हैं, एक्चुअली कहां जा रहे हैं, राइट में और लेफ्ट में जा रहे हैं। तो जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, जो हमारी वेव बनेगी। सिंपल हार्मोनिक वेव मैंने यहाँ पे ली है। अगर जो हमारा सोर्स था वो SHM परफॉर्म कर रहा था, तो हर एक पार्टिकल जो मीडियम में होगा वो भी SHM परफॉर्म कर रहा होगा। तो अब आप किसी भी पार्टिकल की अगर बात करो, ये देखो जैसे मैं बोलूं कि यहाँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट के पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, तो इस समय इसकी डिस्टेंस क्या होगी सोर्स से। तो x नॉट तो हो गया मीन पोजीशन, फिर आप देख लोगे कि भाई y किधर है, तो y पॉजिटिव है, यानी कि और राइट में है वो। कितना और राइट में, इतना एडिशनल राइट में और है वो। बात समझ आई। सिमिलरली अगर मेरे से बोला जाए कि जो पार्टिकल x2 पे है, कोई रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने x2, ठीक है ना, तो उस पार्टिकल की दूरी सोर्स से कितनी है, तो x2 तो उसकी मीन पोजीशन की दूरी है, प्लस उससे वो कितना राइट में है, उससे राइट में वो इतना ज्यादा है। समझ आ रही है बात। ये रिप्रेजेंट करेगा नीचे वाला पोर्शन लेफ्ट में है, तो इसे मैं यहां लिख सकता हूं प्लस ए, और इसे मैं यहां लिख सकता हूं माइनस ए। ये जो मैक्सिमम वो नीचे जा रहा है, इसे मैं कह सकता हूं माइनस ए। तो क्या ये जो मैंने ड्रॉ किया ये समझ आया आपको। आधे से ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं कि ये स्ट्रिंग वेव है। उन्हें ऐसा लगता है स्ट्रिंग वेव में भी तो सेम ही डायग्राम बन रहा था, पर वहां अंतर है। वहां रस्सी का शेप ऐसा दिखता था, वहां रोप का शेप आपको ऐसा दिखता था, यहाँ वेव इस तरह से नहीं बन रही है। एक्चुअली पार्टिकल जो है इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस उसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने प्लॉट कर दिया है वर्टिकल लाइन के ऊपर। तो ऊपर प्लॉट करने का मतलब है राइट में डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, और नीचे प्लॉट करने का मतलब है लेफ्ट में डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे चीज है, अब हम देखें कि प्रोपोगेशन हुआ कैसे। चलो ये तो हमें समझ आ गया कि सब ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, तो अगर आपने पहले सुना है तो अच्छी बात है। कंप्रेशन और रेयर फैक्शन, ये टर्म आपने सुनी है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं सुनी है तो अभी पता लग जाएगा। यही कर्व मैं वापस से बना लेता हूं, ठीक है ना। ये हो गया y यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हो गया हमारा x, और कर्व जो बन रहा है वो कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब एक्चुअल मीडियम में क्या हो रहा होगा, तो ये तो क्या है, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा तो मैंने रिप्रेजेंट किया है। यहां एक और मैं ड्रॉ करूंगा एक्चुअल मीडियम में क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, जैसे ये पॉइंट एक ले लिया मैंने, ये पॉइंट एक ले लिया। जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, उनको मैं चूज कर रहा हूं, ठीक है। नाम दे देते हैं इन्हें। इसे नाम दे दिया, मान लो मैंने P, यह है Q, यह है R, और यह है S, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं P, Q, R और S। अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो भाई P है, इस समय ये यहां पर है, तो P से लेफ्ट वाला जो पार्टिकल है, P के लेफ्ट में जो पार्टिकल है, देख पा रहे होगे आप, यहां जो मैंने ब्लैक किया है, वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से किधर डिस्प्लेस है, राइट में या लेफ्ट में। देख के बताओ, कर्व समझने की कोशिश करो। P से लेफ्ट में जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से, ऐसे समझने की कोशिश करो। मीडियम में तो ऐसे होगा ना, ये P है, और मैं बात कर रहा हूं इस पार्टिकल की, इसकी मीन पोजीशन ये है, और राइट में एक पार्टिकल होगा, उसकी मीन पोजीशन ये होगी। मैं जानना चाहता हूं कि P के लेफ्ट में जो पार्टिकल है वो इस समय पे अपनी मीन पोजीशन से राइट में या लेफ्ट में। तो आपको समझ आया कि वो राइट में है। समझ आई बात। यानी कि इधर की तरफ है, वो एक तरह से राइट की तरफ शिफ्टेड है। और जो राइट वाला पार्टिकल है वो आप देख सकते हो, ये जो राइट वाला पार्टिकल है ये किधर डिस्प्लेस्ड है, तो आप देख रहे हो y नेगेटिव आ रहा है इसका। y नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट में, यानी कि इस तरफ। तो आपको ये समझ आया कि भाई लेफ्ट वाला पार्टिकल राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है,
राइट वाला पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरह से P के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो P पॉइंट पे बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मीडियम पार्टिकल्स की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, जब कुछ नहीं हो रहा होता तो नॉर्मल रहती, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पार्टिकल्स की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ आई बात? तो इसी चीज को हम नाम देते हैं क्या? इसी चीज को हम नाम देते हैं कंप्रेशन। तो ये कारण होता है मीडियम में कहीं पर भी कंप्रेशन क्रिएट होने का। तो कंप्रेशन बेसिकली क्या है? जोन ऑफ हाई प्रेशर। जोन ऑफ हाई प्रेशर क्यों है ये जोन ऑफ हाई प्रेशर? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसी जगह पे आना चाह रहे हैं। उसी की जगह में अगर क्यू पार्टिकल देखूं, यहां मैं क्यू ड्रॉ कर रहा हूं, तो एक में ले रहा हूं उसके लेफ्ट में पार्टिकल, एक में ले रहा हूं उसके राइट में पार्टिकल। तो क्यू के लेफ्ट वाला पार्टिकल, क्या आप मुझे बता सकते हो वो किधर मूव कर रहा है? क्यू के लेफ्ट में जो पार्टिकल है वो लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? आप देख सकते हो क्यू के लेफ्ट वाले पार्टिकल का वाई नेगेटिव है, यानी कि वो कहां जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। और राइट वाला पार्टिकल, उसका वाई पॉजिटिव है, यानी कि वो कहां जा रहा है भाई? राइट में जा रहा है। तो ऐसा होने की वजह से क्या हुआ कि क्यू पे जो नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए था उससे भी प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास वाले पार्टिकल्स क्यू पॉइंट से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो जाता है रेयरफैक्शन, और इसे कहा जाता है लो प्रेशर जोन। इसे कहा जाता है लो प्रेशर जोन। तो अब तुम समझ गए होगे सीधे सीधे से कि कर्व के ऊपर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, तो देखो पी पॉइंट पे टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप अगर नेगेटिव आता है तो क्या तुम बता सकते हो कंप्रेशन बनता है या रेयरफैक्शन बनता है? सिर्फ ये डायग्राम देख के, जहां जहां पर भी जो P होगा वही तो R होगा, कंप्रेशन बनता है या रेयरफैक्शन बनता है? सीधा दिख रहा है भाई, P पे स्लोप नेगेटिव है, यानी कि यहां बनता है कंप्रेशन। और टेंजेंट का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वहां क्या बनता है? रेयरफैक्शन। इस तरह से अगर आपको कोई ऐसा कर्व देके और पूछ ले कि भाई मुझे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाला पॉइंट बताओ, तो तुम स्लोप की मदद से इसे बता सकते हो। और मेरे हिसाब से ये भी समझ आ गया होगा कि ऐसा होता क्यों है। क्लियर है क्या? क्लियर है? बस इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से, अब ये डायग्राम भी आपको बुक्स में दिखेगा कि यहां अगर हमारा सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और नॉर्मली मीडियम के पार्टिकल्स आपके इक्वली स्पेस थे, तो जैसे ही ये ऑसिलेशन स्टार्ट करता है हमारा सोर्स, अब मीडियम में क्या क्रिएट होने लग जाता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। अब ये क्या है ना, आगे भी बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि यहां हमेशा ही क्या रहेगा? कंप्रेशन रहेगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे, बेसिकली ऐसा सोच के देखो कि यहाँ जो आपका स्पीकर का जो कपड़ा रहता है आगे, या प्लास्टिक का रहता है, कुछ भी रहता है, बूफर वगैरह, तो एक बार वो आगे मूव करता होगा तो यहाँ डेंसिटी बढ़ जाती होगी, फिर जब वो पीछे मूव करता होगा तो यहीं पे क्या क्रिएट हो जाता होगा? रेयरफैक्शन, और यहां आ जाता होगा कंप्रेशन, फिर यहां आ जाता होगा रेयरफैक्शन, और यहां आ जाता होगा कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन और कंप्रेशन। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आगे बढ़ते रहते हैं, और इन अ वे वो साउंड को क्या करते रहते हैं? आगे बढ़ाते रहते हैं। समझ आया क्या? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मूव कंटिन्यूअसली टू कैरी साउंड। अरे बोलो भाई, समझ आया कि नहीं? सिंपल सी बात थी। ठीक है, बस। तो ये हो गया समझना, ये हो गई समझने वाली बात। अब आते हैं जो चीजें हमें निकालनी है जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पहली चीज है जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम।
ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रिंग वेव में हमने देखा था, स्ट्रिंग के अंदर वेव की वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। टी अगर टेंशन आपकी स्ट्रिंग में, म्यू उसका मास पर यूनिट लेंथ है, तो अंडर रूट टी बाय म्यू से आप बताते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इन अ मीडियम ऑफ इलास्टिसिटी ई, अगर आपके मीडियम की इलास्टिसिटी ई है तो स्पीड ऑफ साउंड जो बताई जाती है, स्पीड ऑफ साउंड जो बताई जाती है v, वो हो जाती है अंडर रूट ई बाय रो। जहां ई मैं बता ही चुका हूं भाई इलास्टिसिटी है, और रो है आपकी डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम फॉर्मूला है, याद रखना है, रख सकते हैं। अब ई होती है इलास्टिसिटी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं सॉलिड्स के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूं सॉलिड्स के लिए, अगर आपके पास सॉलिड हैं तो ई को ही हम क्या कहते हैं, वाई। आपने सुना होगा यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। सॉलिड वायर हो, ठीक है ना, सॉलिड मेटल हो, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है ना, जनरली हम मेटल्स की बात करते हैं, तो उनके लिए क्या डिफाइंड होता है, यंग्स मॉड्यूलस डिफाइन होता है, जिसे हम इलास्टिसिटी मॉड्यूलस भी कहते हैं। इलास्टिसिटी चैप्टर में हमने ये देखा था। तो उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, लिख सकते हैं हम, स्पीड ऑफ साउंड मेटल्स के अंदर या सॉलिड्स के अंदर हो जाती है अंडर रूट वाई बाय रो, जहां पे वाई क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है ना। उसी की जगह मैं अगर बात करूं फ्लूइड्स की, अब फ्लूइड्स के अंदर दो चीजें आती हैं, लिक्विड आता है और गैसेस आते हैं। ठीक है ना। इस चैप्टर में हमें किससे डील करना होगा, गैसेस से। ठीक है ना, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में साउंड को ट्रेवल करवा रहे होंगे। खैर जनरल फॉर्मूला हम लिक्विड के लिए अगर बात करें तो लिक्विड के लिए यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है बी, या जिसे हम कहते हैं, सॉरी, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कहलाता है बी, जिसे हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम, लिक्विड के लिए भी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस। तो अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो स्पीड ऑफ साउंड जो हो जाएगी उसमें, वो हो जाएगी अंडर रूट बी बाय रो। समझ आई क्या बात। अगर आपको बल्क मॉड्यूलस पता है तो उसे यहां पे पुट कर दो। बेसिकली मीडियम की इलास्टिसिटी आपको पता होनी चाहिए, उसे अगर पुट कर दें बाय डेंसिटी, वो हो जाती है वेलोसिटी। अब जनरली हमें निकालना है किसके लिए, फॉर गैसेस। तो गैसेस के लिए स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है। ठीक है, और गैसेस का जनरली हमें बल्क मॉड्यूलस नहीं दिया होता, जनरली हमें क्या दिया होता है, प्रेशर पता होता है गैस का। जैसा हम थर्मोडायनेमिक्स में देख चुके हैं, मोस्टली हमें क्या पता होता है, P, प्रेशर इज नोन, प्रेशर इज नोन। और क्या नोन होता है, टाइप ऑफ गैस इज नोन, टाइप ऑफ गैस इज नोन। टाइप से मेरा मतलब है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ठीक है ना, ये सारी चीज। तो अब स्पीड ऑफ साउंड क्या आएगी, तो इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा एक वैज्ञानिक का जिन्होंने दिया फॉर्मूला, और वो थे, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है ना, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। तो ये यहां भी आ गए, इन्होंने दे दिया कि किसी गैस के अंदर किस स्पीड से साउंड मूव कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि जनरली जब भी आप बात करोगे स्पीड ऑफ साउंड की इन अ मीडियम, तो आप ये मान के चलोगे कि भाई मीडियम का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखा जा रहा है। ठीक है ना। तो उन्होंने कह दिया कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन गैस is an isothermal फिनोमेना। यानी कि टेम्परेचर हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, यानी मैं कह सकता हूं पीवी ये है कांस्टेंट। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं प्रोडक्ट रूल से, ठीक है ना, वो हो जाएगा भाई पी डीवी, समझ आ रही बात, प्लस वी डीपी, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिलेगा डीपी बाय डीवी बाय वी इज इक्वल टू माइनस पी। अरे समझ आया कि नहीं, किसी को डाउट आ गया है, थोड़ा
कोई आदमी अनम्यूट बैठा था और मेरे कान में खटखट खटखट सुनाई दे रहा था मुझे। हाँ, तो क्या हो गया, गामा ले लिया गया ये और वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल के आई 333.04 मीटर पर सेकेंड। और लोगों ने कहा कि हाँ भाई आपकी बात तो भी सही है, आपका जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए जो यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो हम जनरली यूज करते हैं 332 मीटर पर सेकेंड, या फिर क्वेश्चन में जो दी गई हो वो। तो फॉर्मूला जो स्पीड ऑफ साउंड का याद करना है आपको, वो ये याद करना है अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। तो पूरी कथा अगर मैं आपको वापस से बताऊं तो पहले न्यूटन ने बताया कि मीडियम कैसा था, आइसोथर्मल लेना है जब प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। बल्क मॉडुलस निकाला, वो इक्वल आया प्रेशर के, फॉर्मूला आया अंडर रूट पी बाय रो। उससे देखा गया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो नहीं पा रहे हैं। फिर लैपलास ने किया अपना करेक्शन, उन्होंने बताया कि आपको एडियाबेटिक फिनोमेना लेना है और बल्क मॉडुलस को हमें क्या लेना है, गामा पी। समझ आई क्या बात? ठीक है। तो ऑल्दो न्यूटन ने गलत निकाला, लेकिन आप भले स्कूल में पढ़ो या किसी भी कोचिंग में पढ़ो, वो एक बार बताया जरूर जाएगा क्योंकि उनका योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो बस अब यहां लिख देता हूं मैं स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। किसी ने डाउट पूछा है? जब एक्सपेरिमेंटल डेटा था तो फॉर्मूला निकालने की जरूरत क्या थी? अरे यार, ऐसे तो फिर हर चीज थी, सूरज घूम ही रहा है, सेब जमीन पे गिर ही रहा है, कुछ भी निकालने की जरूरत कहाँ थी। बात है कि मीडियम अगर आप बदल दोगे तो स्पीड बदल जाएगी। तो अब हर एक मीडियम के लिए आदमी निकाल के याद थोड़ी रख सकता है, इसलिए फॉर्मूला निकाला गया। ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि यदि गैस का प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी या घटेगी? कृपया अपना आंसर दें। गैस का प्रेशर अगर हम बढ़ाएं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी या घटेगी? तो इस फॉर्मूले से अगर आप जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या याद रखना है? पीएम बराबर होता है रो आर टी। समझ आई बात? तो पी को आप क्या लिख सकते हो सीधे सीधे से, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। एम जहां पे क्या है, एम है मोलर मास ऑफ गैस, यह है मोलर मास ऑफ गैस। और टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम मेजर कहां करते हैं, केल्विन में। समझ आई बात? ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस, सो नो चेंज। इकलौता चेंज जो हो सकता है वो हो सकता है अगर आप टेम्परेचर को बदलो। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो सीधे सीधे से सिर्फ डिपेंड करती है टाइप ऑफ मीडियम के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। डेंसिटी चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं। ठीक है। तो रिलेशन अगर मैं बोलूं, सीधे सीधे से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। यानी अगर दो मीडियम में कंपेयर करना हो तो V1 बाय V2 अंडर रूट T1 बाय T2। समझ आई बात? ठीक। एक इफेक्ट हमें और पढ़ना होता है कि एक, अभी आपको क्या समझ आया कि स्पीड ऑफ साउंड सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो गामा, ऊपर से मोलर मास क्या है, और टेम्परेचर यानी टाइप ऑफ गैस और टेम्परेचर के ऊपर। पर अगर कोई पूछ ले व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर हमसे ये पूछा जाए, तो क्या बोल सकते हैं हम? ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है ना, अंडर रूट गामा पी बाय रो। तो ह्यूमिडिटी आने से क्या होता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है। ह्यूमिडिटी से क्या होगा, एयर की जो डेंसिटी है वो बदल जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर का मतलब जिसमें हाई डेंसिटी है, और दूसरी हमारे पास ड्राई एयर है, ड्राई एयर यानी जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं है,
तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? अरे कैसे ज्यादा होगी मॉइस्ट एयर की? डेंसिटी ज्यादा होती है ड्राई एयर की, क्योंकि वाटर वेपर की जो डेंसिटी होती है वो एयर से कम होती है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि एयर को रिप्लेस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में वाटर वेपर कर रहा है, ठीक है ना। तो वाटर वेपर की जो डेंसिटी है, वेपर की अगर मैं बात करूं, तो वो आती है 0.8 kg पर मीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, ओवरऑल डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। तो उससे क्या होगा, हमें पता है कि भाई वेलोसिटी, अब सब कुछ सेम है, अगर हमने प्रेशर सेम रखा है, हमने प्रेशर सेम रखा है और सिर्फ डेंसिटी का अगर डिफरेंस है, तो सीधे सीधे से मैं क्या कह सकता हूं कि वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ड्राई एयर। समझ आई बात? याद रखना। यानी अगर तुरंत बारिश हुई है और आप चीखना चिल्लाना शुरू करो, तो आदमी को जल्दी सुनाई दे जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल डे। मैंने ऐसा नोटिस किया है, पता नहीं तुम लोगों ने किया कि नहीं, बारिश होने के बाद वातावरण काफी धुला धुला सा लगता है ना, ऐसा लगता है सब कुछ धुल गया है, हवा भी धुल गई है। तो वही चीज है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा, अल्टीमेटली चीजें क्लियर हो जाती हैं और स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और किसका इफेक्ट पड़ सकता है? देखो रोहन को इन्हें मिट्टी की खुशबू आ रही है यार तुम तो पोएट बन जाओ भाई, मिट्टी की खुशबू आ रही तुम्हें। अगली चीज हमें देखनी होती है इफेक्ट ऑफ विंड। ये मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। विंड का इफेक्ट क्या होगा? अरे भैया ये हमारा स्पीकर है, ऐसे ही होता है क्या स्पीकर? लिख देते हैं ताकि किसी को कष्ट ना हो। ये हमारा स्पीकर है और वो म्यूजिक चला रहा है इस डायरेक्शन में। तो विंड अगर रेस्ट पे रहती तो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर रही होती। अब मान लो दो सिचुएशन हो जाती हैं, मान लो विंड इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाती है और ये है आपका कान, तो क्या होगा, नेट स्पीड जो साउंड की हो जाएगी वो हो जाएगी जो रेस्ट पे होती प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो हवा के बहाव का फर्क पड़ता है, अगर ऑपोजिट में साउंड जा रही होती तो क्या हो जाती, स्पीड घट जाती। समझ आ रही है बात? ये जो चीज है ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगी, बाकी चीजें इन्फ्लुएंस उसे कर सकती हैं। यानी विंड की डायरेक्शन इन्फ्लुएंस करती है कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। अगर मैं यही स्पीकर लेता, उसे यहां रख देता और विंड इस तरह से फ्लो करने लग जाती VW, और यहां से आपकी साउंड जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो नेट बचती वो हो जाती है आपकी क्या, VS माइनस VW। अब ऐसा होता नहीं है कभी जिंदगी में कि हवा इतनी तेज चल जाए कि वो साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज चलने लग जाए, इसलिए हमेशा आप जिस तरफ मुंह करके बोलोगे उधर कुछ ना कुछ साउंड तो जाएगी ही। अब मान लो भयंकर ही हवा चलने लग गई, तो हो सकता है आप बोलोगे पर साउंड आगे नहीं जाएगी, पीछे चली जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। चलो तो अब सवाल कर लेते हैं भाई। तो आपको बताना है फाइंड इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस आपको दी गई है 332 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए। कुछ लोग जो बैठे हुए थे मेरे ही इंतजार में वो देख लें। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी, ये हमें पता लग चुका है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी एट एनी टी डिग्री सेल्सियस अपॉन वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, केल्विन में पुट करना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, और कोई टी डिग्री सेल्सियस यानी कि 273
प्लस टी, दोनों केल्विन में हो गए। अच्छा, तो वेलोसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस जो होगी वो हो जाएगी वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस टी बाय 273 की पावर 1/2। तो कुछ लोग इसे फॉर्मूले की तरह भी याद रखते हैं। अब मैं कह सकता हूं कि t बाय 273 इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि स्मॉल चेंज अगर आपने किया है, फॉर स्मॉल चेंज, तो आप देख सकते हो कि v एट t डिग्री सेल्सियस विल बी v नॉट 1 प्लस t बाय 546। अरे समझ आया कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? 1 प्लस एक्स की पावर n, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, अगर x बहुत ही स्मॉल है तो। अरे भूल गए क्या? बस इतनी सी बात है। तो हम यहां से सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि v एट t डिग्री सेल्सियस माइनस v एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाएगा? v नॉट t बाय 546, यानी कि 332 इंटू टी हमें पता है कितना किया गया है, 1 बाय 546, और वी टी माइनस वीओ, ये आपको मिल जाएगा कितना? 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। तो कुछ लोग ये फॉर्मूला भी याद रखते हैं, तो आप चाहो तो याद रख सकते हो स्मॉल चेंजेस के लिए, ये याद रखना बस। ठीक है, चलो और एक सवाल पूछ लेते हैं। तो आपको बताना है फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम of 1 liter of kerosene when extra pressure of 2 into 10 raised to power 5 Newton per meter square is subjected। ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ केरोसिन आपको दी गई है 800 kg पर मीटर क्यूब, और स्पीड ऑफ साउंड इन केरोसिन ये आपको दी गई है 1330 मीटर पर सेकेंड। बताइए। चलो देख लो भाई, कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है तो कैलकुलेटर मत यूज किया करो, जहां तक हो रहा है वहां तक करके छोड़ दिया करो, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट बी बाय रो, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? रो वी स्क्वायर। रो आपको दिया गया था 800 इंटू 1330 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ये हमारे पास आ गया है बी। अब आपको क्या पता है? बी की वैल्यू होती है डेल्टा पी, मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, डेल्टा वी बाय वी। तो आपको डेल्टा वी निकालना है, वो हो जाएगा डेल्टा पी इंटू वी बाय बी। डेल्टा पी आपको बताया गया एक्सेस प्रेशर 2 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम, तो 1 लीटर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब बाय बी, यानी कि 800 इंटू 1330 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर है, तो मैं डायरेक्टली वो लिख सकता हूँ 0.141 सेंटीमीटर क्यूब। ये आना चाहिए था आपका डेल्टा वी। प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बताओ। ठीक, अगली चीज जो हमें जाननी है वो है पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव। तो फॉर्मूला सेम रहने वाला है, तो फिर से हम डिराइव नहीं करेंगे उस चीज को, ठीक है ना? सेम ही तरीका है। पावर को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? पावर हमें क्या मिली थी, याद करो एक बार। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वगैरह अगर आपको दिया गया हो तो पावर हमें कितनी मिल जाती है? पावर हमें मिल जाती है 2 पाई स्क्वायर
एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, वहां होता था म्यू, होता था कि नहीं होता था? वहां होता था म्यू, यहां पे हम क्या यूज कर लेते हैं उसकी जगह? रो। समझ आ रही है बात? रो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मीडियम है इंटू वी। ये हो जाता है आपका पावर का फॉर्मूला, जहां ए है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। ऑब्वियसली ये प्रोपोगेटिंग वेव के लिए है, जहां सबका एम्पलीट्यूड सेम रहे, ठीक है ना, वरना तो नहीं आ पाता। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ठीक है ना। यही आया था ना हमारे पास? नहीं, ये तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास। हाँ वही, एक सेकेंड, कंफ्यूज हो गया मैं अभी। इंटेंसिटी हम इस तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, पावर का क्या यूज आएगा? तो पावर का यूज ये हो जाएगा कि मान लो आपके पास पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना, और आपसे कोई बोले कि बताओ भाई इंटेंसिटी क्या होगी एट अ डिस्टेंस एक्स। पहला मैंने पॉइंट सोर्स ले लिया है, तो किस तरह से साउंड एमिट करता है पॉइंट सोर्स की अगर मैं बात करूं, तो बताओ किस तरह से साउंड एमिट कर रहा होगा, किस तरह का वेव फ्रंट बन रहा होगा? वेव फ्रंट का मतलब वेव कैसे प्रोपोगेट कर रही होगी? तो आप देख सकते हो कि साउंड तो वो चारों डायरेक्शन में फेंकने वाला है, तो जो वेव फ्रंट बनता है ना भाई, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पावर गिरेगी एक्स रेडियस के स्फीयर पे, वो पूरी पावर तो पी ही होगी, लेकिन अगर यहाँ पे इंटेंसिटी हमसे पूछी गई है, तो इंटेंसिटी हो जाती है, अगर इसकी पावर पी थी तो पी बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर। समझ आई क्या बात? यानी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। कहाँ देखा था ऐसा हमने? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखा था हमने कि आपका लाइट का सोर्स है तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सेम चीज हो जाती है अगर आपके पास साउंड का सोर्स है तो। यहाँ वेव फ्रंट को मैं क्या बोल दूंगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ आई क्या बात? अच्छा, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है ये भी याद रखना, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसी फॉर्मूले में दिखता है ना, मैं इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैंने लिख दिया एक बार। चलो, दूसरा सोर्स मैं कैसा ले सकता हूं? अगर आपके पास लाइन सोर्स हो, लाइन सोर्स देखा है सबने, साउंड बार। अगर आपके पास अच्छी टीवी है तो आपने साउंड बार जरूर खरीदा होगा, ठीक है ना। साउंड बार होता है इस तरह से, लंबा सा स्पीकर है, उसके बहुत पास में चले जाओ तो ऐसा लगेगा वो एक इनफाइनाइट साउंड बार है, ठीक है ना। तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सोच के देखो। चारों तरफ सेम इंटेंसिटी से अगर साउंड को जाना है तो कैसा बनाता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। हाँ सौम्या जी, इनफाइनाइट साउंड बार जैसा लगेगा। अगर आप जो कैलकुलेशन रख रहे हो वो उससे बहुत पास में रख रहे हो, कोई भी चीज इनफाइनाइट हो जाती है अगर हम उसके पास में बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस नहीं लेना है उससे। तो फिर साउंड कैसे प्रोपोगेट हो रही है? एनर्जी इस तरह से जा रही होगी चारों तरफ। अब कोई बोले कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर, बताओ इंटेंसिटी क्या होगी? तो अब इंटेंसिटी क्या लिखेंगे? पावर अपॉन एरिया। तो स्फीयर का तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, पर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एल, एल जहां पे ये लेंथ है। समझ आ रही है बात? तो जनरली पावर पर यूनिट लेंथ दे दिया जाता है तो पी बाय एल की वैल्यू दे दी जाती है, तो मैं सीधे कह सकता हूं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये चीज भाई याद रख लेना कि स्फेरिकल सोर्स है और एक्स डिस्टेंस पे पावर चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगी। पर अगर हमारे पास एक लाइन सोर्स है तो फिर सिलेंड्रिकल अगर वेव फ्रंट है आपका, तो फिर एक्स डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही होता है, जिसे मैंने यहाँ पे आर लिया है, एक्स ही ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, एक्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अरे क्लियर है क्या? बोलो भाई, देख लेते हैं और क्वेश्चन से पता लग जाएगा कितना क्लियर है, कितनी जनता आंसर दे पाएगी। ठीक है, तो अ साउंड ब्लास्ट
इंटेंसिटी जिसकी दी गई है 0.8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी दी गई है उसकी 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर आपको लेनी है 1.3 kg पर मीटर क्यूब, और स्पीड ऑफ साउंड आपको लेनी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, कोई फॉर्मूला देखना चाहता है मैं दिखा देता हूं बेटा फॉर्मूला एक बार। ये फॉर्मूला एक तो याद रखना है इंटेंसिटी का, जो कि पहले भी लिख चुके थे, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। और मेनली याद रखना है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का स्क्वायर। पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, p बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर। और लाइन सोर्स के लिए, यानी अगर आपकी सिलेंड्रिकल वेव है, तो p बाय 2 पाई एक्स एल, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और किसी का ये भी डाउट है कि व्हाट इज साउंड ब्लास्ट। साउंड ब्लास्ट का मतलब बेटा ढेर सारी साउंड एक साथ, क्या बोलूं हम मैं इसे, जैसे मान लो जेट चलता है, अगर तुम्हारे ऊपर से उड़ के जेट जा रहा होगा ना, जेट प्लेन, तो तुम्हें साउंड ब्लास्ट सुनाई देगा उसका। ठीक है। या ऐसा मानो कि रॉकेट जब लॉन्च होता है तो एक साउंड ब्लास्ट क्रिएट होता है, या दिवाली पे पटाखे फूटते हैं तो साउंड ब्लास्ट क्रिएट होता है। तो वही पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। साधारण सवाल, जल्दी से आंसर दे दें, जल्दी जल्दी। ये तो सब दे सकते हैं, फॉर्मूले में पुट करना है भाई, ऐसे ही दिया है टाइम पास के लिए। कैलकुलेशन गंदी आती है इस चैप्टर में, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। आंसर भी बहुत गंदा है। तो एक्सप्रेशन तो सबने लिख ही लिया होगा, यही तो है, और ए निकालना है, कौन सी बड़ी बात है। है ना, सही है परमानंद एकदम। तो 0.8 बाय 2 इंटू पाई ले लो 3.14 का स्क्वायर, इंटू 1000 का स्क्वायर, इंटू 1.3 इंटू 330, और ये देखो चमत्कार 9.6 मीटर। 9.3 भी परमानेंट तुमने निकाल लिया तो बहुत बढ़िया बात है, अपने आप निकाल पा रहे हो, अगर आसपास भी तो सही है। ठीक है ना, अपने आप अगर निकाल पा रहे हो तो एकदम सही है। कैलकुलेटर मत यूज करना, बस मैं यही एडवाइस दूंगा। फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी, वैल्यू गंदी थी इसलिए गंदा आंसर आया। एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू गंदी कभी नहीं आएगी, ठीक है, जनरली। पर अब तो डेसिमल में पूछने लगे हैं तो गंदी भी आ सकती है। चलो, एक्स वाई, दो वेव्स में ड्रॉ करने वाला हूं। एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है। ठीक है ना, ये दो वेव्स हैं, ये हो गई आपकी वेव 1 और ये हो गई आपकी वेव 2। तो आपको बताना है बेसिकली I1 बाय I2, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स का रेशियो क्या होगा। और ये एम्पलीट्यूड आपको दिया गया है 2 और ये दिया गया है 5। बताइए।
तो पहली चीज तो आपको क्या क्या दिया गया है, तो पहला जो आपको पता है वो है एम्पलीट्यूड का रेशियो। अगर मैं बोलूं A1/A2 तो वो है भाई 2/5, है कि नहीं। दूसरा अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी F1/F2 क्या होगा, तो देखो जितनी देर में एक लूप बन रहा है वेव वन का, उतने में 3 हाफ लूप बन गए हैं किसके, वेव टू के। तो क्या मैं इनकी फ्रीक्वेंसी 1/3 बोल सकता हूं? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। F1/F2 मैंने लिखा है 1/3। जितने में आधा लूप एक बार बन पाया वेव वन का, उतने टाइम में 3 बार बन गया किसका, वेव टू का। यानी वो 3 गुना तेज चल रही, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 3 टाइम होनी चाहिए। ये आपकी इक्वेशन 2 है। समझ आई क्या बात? हाँ, ये 5/2 होगा। ठीक है। अब बस आपको क्या निकालना है, रेशियो होना चाहिए। तो इंटेंसिटी आपको पता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है F²A² के। तो I1/I2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, 25/36। अरे समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। थोड़ी सी अलग चीज पे चलते हैं, जिसे कहा जाता है पिच, पिच ऑफ साउंड वेव, पिच ऑफ साउंड वेव। ठीक है। तो पिच बेसिकली आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है कि किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है ना। तो ये रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, या आप ये भी कह सकते हो कि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, उसको जो आप सुनोगे, इस श्रिल, श्रिल बोला जाता है उसे, एकदम शार्प होगी एक तरह से। हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज जब भी आप सुनोगे तो शार्प सी आवाज होगी। ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं हाई पिच, कि पिच हाई है। अगर कोई आप में से संगीतकार है तो वो ये चीजें शायद बहुत अच्छी तरह समझ पा रहा होगा, मैं नहीं हूं, इसलिए मैं बस बता रहा हूं। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव सुनोगे, ठीक है, तो इस रिलेटिवली कह देते हैं हम कि वो रिलेटिवली क्या है, फ्लैट है। तो इसे हम कह देते हैं क्या, लो पिच। समझ आई बात? तो इसका अगर एग्जाम्पल हमें आम जीवन में देखना हो, तो जनरली महिलाओं की आवाज चुभती है कानों को, तो वो हाई पिच में चली जाती है। और आदमी थोड़ी भारी आवाज में बोल रहे होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज काफी लो पिच है उसकी, तो हम कह सकते हैं कि उनकी साउंड जो है वो लो फ्रीक्वेंसी की है। समझ आ रहा है? तो बेसिकली पिच आपको सिर्फ आइडिया देगा किस चीज का, कि फ्रीक्वेंसी हाई है या लो है। ठीक है ना। अब ह्यूमंस के लिए हमें ये पता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा है और 20 किलो हर्ट्ज से कम है, ये हम बहुत ही अच्छी तरह से सुन सकते हैं। समझ आ रही है बात? ये हमें याद रखना है कि ये रेंज हो जाती है किसकी, ह्यूमन ईयरिंग की। ठीक है, नॉर्मली ये ली जाती है। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, ऑब्वियसली ये रेंज क्या होगी, बदलने लग जाएगी। बुढ़ापा आएगा, कम सुनाई देने लग जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है ना। पर ये ऑडिबल रेंज हमें माननी होती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इससे कम है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर कम है 20 हर्ट्ज से, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है ना। कुछ जीव जंतु इसे सुन सकते हैं, ठीक, कुत्ते वगैरह सुन लेते हैं। सिमिलरली अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 20 किलो हर्ट्ज से, तो उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है ना। कुछ जानवर इसे सुन सकते हैं, जैसे कि बैट वगैरह। ठीक है ना, वो इसे सुन सकते हैं। समझ आ रही है बात? बस, तो ये रेंज है, जो आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, जनरली याद रहती है हमें। ठीक है ना।
तो ये बहुत ही हल्का सा टॉपिक था, जो छोटा सा जो है पिच के बारे में। तो पिच का आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है कि पिच कैलकुलेट करें हम किसी फॉर्मूले से, बस आपसे जनरली फ्रीक्वेंसी से रिलेट करा जाएगा उसे। तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। क्लियर है क्या? अरे हाँ बोलो ताकि आगे बढ़े थोड़े से अलग टॉपिक पे। ठीक है, तो अगली चीज है हमारी वो है साउंड वेव। साउंड वेव एज प्रेशर वेव। अच्छा देखो, अभी तक स्ट्रिंग वेव में सिर्फ ये होता था कि आप जब वेव की इक्वेशन लिखते थे तो एक फॉर्म में लिखते थे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ y होता था डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी मीडियम पार्टिकल एट x इज इक्वल टू x एट एनी टाइम t। समझ आ रही है बात? तो स्ट्रिंग वेव को हमने सिर्फ एक फॉर्मेट में लिखा था, क्योंकि वहां पे सिर्फ पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट SHM फॉलो कर रहा था। यहां पे लेकिन क्या है, जैसे कि हमने देखा कि पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट तो SHM फॉलो करता ही है अलोंग द वेव प्रोपगेशन, लेकिन जो प्रेशर है वो भी जगह पे लगातार बदलता रहता है। जहां कंप्रेशन है थोड़ी देर बाद वहां रेयरफैक्शन होगा। समझ आ रही है बात? और बीच वाला प्रेशर भी होगा किसी एक टाइम पे। तो पार्टिकल्स तो SHM करते ही करते हैं, लेकिन प्रेशर एट एवरी पॉइंट ये भी क्या कर रहा होता है? SHM ही कर रहा होता है। यानी ये भी ऑसिलेट हो रहा होता है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, इसकी वैल्यू भी बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, घटती है, फिर मैक्सिमम मिनिमम होती है। समझ आ रही है बात? तो हम यहाँ लिख देते हैं कि फॉर मीडियम पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन अगर मैं लिखूं, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, यानी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी अगर वेव इक्वेशन लिखनी होती तो वो तो वही रहेगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा याद रखना, जो चीजें वहां थी वही चीजें यहाँ हैं। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस के एक्स, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो प्लस के एक्स, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना? वो चीज आपको क्लियर रखनी है। लेकिन अब इनकी अगर हम बात करें, इनका ये जो वाई डिस्प्लेसमेंट है वो हमने देख ही लिया है किस तरह से प्लॉट किया जाता है। ठीक है ना? ये अगर मैं मान लू एक्स है और ये अगर हमारा y है और इस तरह से हमारी वेव है, तो हम जानते हैं जहां पे स्लोप नेगेटिव है वहां कंप्रेशन है, जहां पॉजिटिव है वहां रेयरफैक्शन है। ठीक है, तो ये जो जोन है, पॉइंट P बोल दूं मैं अगर इसे, इसे बोल दो Q R S, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा जल्दी से बोल दो? यहाँ पे बन जाएगा भाई कंप्रेशन। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा भाई रेयरफैक्शन। यहाँ क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा कंप्रेशन। और यहाँ क्या बनेगा भाई? रेयरफैक्शन वापस से। यानी इन जगहों पे प्रेशर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा और घट रहा होगा। तो जनरल प्रेशर मैं मान लेता हूं पी नॉट, इसे मैं कह देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर या तो इससे ज्यादा हो सकता है या इससे कम हो सकता है। कंप्रेशन में प्रेशर यहां से ज्यादा होगा और रेयरफैक्शन में प्रेशर यहां से क्या होगा? कम होगा। समझ आई क्या बात? ऐसा भी एक पॉइंट है, जैसे इसको अगर मैं देखूं, जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर है, जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर है तो ये एकदम रेयर फैक्शन और कंप्रेशन के बीच वाला पॉइंट है। तो इसे क्या बोला जाएगा? यहां पे प्रेशर क्या होगा? तो यहां पे प्रेशर रहता है पी नॉट। तो सीधे से याद रखना, अगर जो पार्टिकल है इज एट एक्सट्रीम, देन प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट, क्योंकि यहां ना पार्टिकल आ रहे हैं और ना पार्टिकल जा रहे हैं। बात समझ आई? ऐसा सोच के देखो कि इसके राइट वाला पार्टिकल भी राइट में जा रहा है और लेफ्ट वाला पार्टिकल भी राइट में जा रहा है, तो कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है एक तरह से। ठीक है ना? और ना ही दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ पार्टिकल सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। समझ आई क्या बात? ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि प्रेशर का एम्पलीट्यूड जो हमारे पास है वो पी नॉट है, ठीक है ना? प्रेशर का एम्पलीट्यूड पी नॉट है, यानी कि कंप्रेशन के टाइम पे प्रेशर हो जाता है मैक्सिमम, जिसे मैं कह सकता हूं पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट कह देते हैं। ये क्या है जहां पे? यह है एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेस प्रेशर। अरे ये सबको समझ आ रहा है ना कि प्रेशर भी एसएचएम कर रहा है, प्रेशर भी वेरी करेगा हर पॉइंट पे टाइम के साथ। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम वेरिएशन जो आ सकता है वो डेल्टा पी नॉट है। समझ आ रही है बात? मान लो कि प्रेशर कंप्रेशन में बढ़ता है 0.2 से, तो फिर मिनिमम प्रेशर क्या हो सकता है?
अगर नॉर्मल प्रेशर 2 है तो मैक्सिमम हो सकता है 2.2 और मिनिमम हो सकता है 1.8। तो ये जो 0.2 है ना, वो उसे हम कह देते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेस प्रेशर। तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट। समझ आई बात। और रेयर फैक्शन में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, वो हो जाएगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। समझ आई बात। और जो बीच वाले पार्टिकल्स हैं, जो बीच वाले पार्टिकल्स हैं जहां एक्सट्रीम है, वहां पे प्रेशर क्या रहता है, सिंपली पी नॉट। समझ आई बात। देखो तो अब इसका एक डेरिवेशन है जो आपको ध्यान रखना है, वो हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर वेरिएशन। और लोगों को यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो मैंने क्या किया, एक मीडियम का कॉलम कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना। एक कॉलम कंसीडर किया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो, मैं मान लेता हूं एस है, ठीक है। तो एक छोटी सी वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी जनरल एक्स पॉइंट पे। ये मैंने मान लिया छोटा सा कॉलम dx थिकनेस का, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, सारे पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहे होंगे, और पार्टिकल्स के एसएचएम की इक्वेशन हमें पता ही है, ये है a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। तो यहां जितने भी पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं कि ये राइट में डिस्प्लेस कर जाते हैं थोड़ा सा dy, ये इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया dy। तो dy कितना होगा, डिफरेंशिएट कर दो इससे, तो वो आपको मिल जाएगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, dy बाई डी एक्स निकाला है बेसिकली, क्योंकि x के साथ y का वेरिएशन देख रहे हैं ना। और ये y वो y नहीं है, ये y वर्टिकल वाला y नहीं है, ये y अलोंग डिस्प्लेसमेंट वाला ही y है। तो ये वैल्यू आपको मिल गई किसकी, dy की। समझ आई बात। तो कंप्रेशन जो क्रिएट हुआ है वो कितना है, अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम में कंप्रेशन कितना हुआ, यानी वॉल्यूम कम कितनी हो गई, तो इनिशियली इतनी वॉल्यूम थी पूरी, ये आपको दिख रहा है dx लेंथ की, पर अब dy लेंथ उसमें से कम हो गई है। तो जो वॉल्यूम में कंप्रेशन आया है, या वॉल्यूम जो चेंज हुई है dy, उसे मैं लिख सकता हूं कितना, s इंटू डी वाई। dy लेंथ कम हुई है और s है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ आई बात। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम में कंप्रेशन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर निकाला जाए तो वो होता था भाई डेल्टा v बाय वी। तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया हमारा डी वाई इंटू एस अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, ऊपर dx भी था, इंटू वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम कितनी थी, तो वो थी s इंटू डी एक्स, पूरी वॉल्यूम ये थी। कट जाएगा तो यहां से डेल्टा v बाई वी की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं निकालूंगा यहां से बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस जो कि है डेल्टा पी, जो हमारा एक्सेस प्रेशर है, अपॉन डेल्टा वी बाय वी। क्या मिल जाएगा हमें यहां से, डेल्टा पी आपको सिंपली मिल जाएगा बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये है आपका प्रेशर का वेरिएशन। बात समझ आई। ये है आपका एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। और ये जो टर्म लिखी है, ये है आपका एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, यानी कि डेल्टा पी नॉट, जो मैंने वहां पे लिखा था। तो डेल्टा पी नॉट की वैल्यू आ गई है आपके पास बी ए के। ये आपको रट लेना है सीधे सीधे से। बी जहां पे बल्क मॉड्यूलस है, ए यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और के आपको पता ही है वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा। समझ आई क्या बात। तो ये हो जाती है वेव की इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेशर भी क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन हो गई है डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ आई बात। तो एट एनी पॉइंट अगर प्रेशर बोला जाए, एट एनी पॉइंट प्रेशर क्या होगा, तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर जो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी। कंप्रेशन के केस में यही डेल्टा पी किसकी इक्वल हो जाता है, एम्पलीट्यूड के, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। कॉस के अंदर वाली पूरी चीज मिलके क्या हो जाती है 1। तो यही हो जाता है डेल्टा पी नॉट प्लस पी नॉट, और रेयर फैक्शन में यही हो जाता है पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट।
अरे समझ आ रहा है कि नहीं, या थोड़ा भारी हो गया? और डेरिवेशन थोड़ा सा मुश्किल लगता है देखने में, पर है नहीं। मेन चीज बस ये याद रखो कि जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद है, मैं यहाँ फाइनली लिख देता हूं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन है कि डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन अगर मैं लिखूं, डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन लिखूं तो देखो y a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होती है। अच्छा, यहाँ आपका सोर्स होता है, ठीक है ना, और आपकी साउंड मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ जो पार्टिकल है आपका, मान लो x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे है, तो वो इसके अबाउट एसएचएम कर रहा होता है, कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता? तो यही डिस्प्लेसमेंट तो y कहलाता है। तो किसी भी समय इसका अगर मुझे y x कोऑर्डिनेट बताना हो फॉर पार्टिकल, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट बताना हो तो x को मैं क्या लिख सकता हूं, x नॉट प्लस वाई, जहां y क्या है, टाइम का फंक्शन है। समझ आ रही है बात? तो मैक्सिमम पार्टिकल कहां तक जा सकता है, वो जा सकता है अपनी मीन पोजीशन x नॉट प्लस a तक, और सबसे पास सोर्स के कितना आ सकता है, x नॉट माइनस a तक। ये होता है डिस्प्लेसमेंट में। समझ आ रही है ना बात? वैसे ही क्या होता है कि ये आपका सोर्स है, और मान लो ये आपने पार्टिकल लिया है जो कि x दूरी आगे है, x नॉट दूरी आगे है, तो मान लो कि वहां पे प्रेशर है किसी भी समय पे P। समझ आई बात? वहां पे प्रेशर है P, तो P जो प्रेशर होता है ना, वो P हो जाता है आपका P नॉट प्लस डेल्टा P। अब डेल्टा P जो है वो खुद ही किसका फंक्शन है, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये मैक्सिमम देखो, डेल्टा P की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डेल्टा P नॉट हो सकती है। सेम डिस्प्लेसमेंट से आपको रिलेट करना है, ठीक है ना। देख लो, मैं एक बार चाहो तो फिर से बता देता हूं, यहीं से फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना है हमें, ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं किया था, एक छोटी सी वॉल्यूम ली थी, कोई जनरल पॉइंट x लिया, वहां पे मैंने देखा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है, ठीक है ना। पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये मिली थी मुझे, मैंने dy निकाला, यानी छोटा सा कंप्रेशन इस वॉल्यूम में कितना हुआ, क्योंकि वॉल्यूम में थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने कैलकुलेट कर लिया, और फिर मैंने सिर्फ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया, तो मुझे पता लगा कि इस वॉल्यूम के स्ट्रेन की वजह से कितना एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो मुझे पता लगा कि वॉल्यूम के कंप्रेशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, और वो खुद ही कैसा है, एसएचएम कर रहा है। तो एक्सेस प्रेशर, किसी भी जगह पे प्रेशर जो होगा वो होगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्सेस प्रेशर। अब वो एक्सेस प्रेशर पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉस की वैल्यू क्या है। एक्सेस प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है डेल्टा पी नॉट, उसे हमने बोला प्रेशर का एम्पलीट्यूड, और उसकी रिलेशन आई डेल्टा पी नॉट इज बी ए के जहां पे वेव नंबर है, ए जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है, बी बल्क मॉडुलस, और डेल्टा पी नॉट प्रेशर का एम्पलीट्यूड है। दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो ये सीधा सीधा सा याद रखो, किसी भी पोजीशन को देना है तो वो हो जाएगी एक्स नॉट, जो दूरी थी पॉइंट की, प्लस किसी टाइम पे वो कितना डिस्प्लेस हो गया होगा वो ऐड करना होगा, तो ये फंक्शन ऑफ टाइम था। वैसे ही किसी जगह का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हो गई होगा, प्लस जो एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ होगा उस समय पर, डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल्स किधर मूव कर रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज कि दोनों वेव्स के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है, तो जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां प्रेशर का एंटी नोड, जहां प्रेशर का नोड होगा वहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। कोई डाउट किसी को? आज मैं यहीं तक रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे रिवाइज भी कराऊंगा एक बार क्विकली, और फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, तो समझ आ जाएगा आपको।